हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेंटल साइंस एसेंशियल्स। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन और जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैसे होता है वो सब पढ़ा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन से, कि कैसे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टार्ट करते कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। इसका क्या मतलब है कि ड्रग का मूवमेंट हो रहा है कहाँ से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ड्रग हमने ओरल रूट से एडमिनिस्टर की तो उसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, ओरल। अब उसको कहाँ पहुंचना है, सर्कुलेशन में या ब्लड में। तो जो ड्रग का मूवमेंट होगा साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन तक का, उसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन कैसे हो रहा है, तो इसके दो मेथड्स हैं, पैसिव डिफ्यूजन से और या हो सकता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आईवी रूट है, इंट्रावेनस जो रूट है हमारा, तो उसमें तो जो ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच रही है, सर्कुलेशन में। तो आईवी जो रूट है, इंट्रावेनस रूट है, उसमें जो एब्जॉर्प्शन है ना, उसका कोई मेन रोल नहीं है। मतलब एब्जॉर्प्शन जो आईवी रूट के लिए कोई भी मेन रोल प्ले नहीं करता। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ड्रग का मूवमेंट तो हो रहा है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन में, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं उसके मूवमेंट के टाइम पे। तो 13 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। उसमें फर्स्ट है पार्टिकल साइज, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फॉर्मुलेशन, लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीएच एंड आयोनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स, जीआई मोटेलिटी, प्रेजेंस ऑफ फूड, डिजीजेस, वस्कुलैरिटी, मेटाबॉलिज्म और एरिया। तो फ्रेंड्स, ये पूरे टोटल 13 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। तो सबसे फर्स्ट आ रहा है हमारा पार्टिकल साइज। तो फ्रेंड्स, जो पार्टिकल साइज है ना, वो एब्जॉर्प्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पार्टिकल साइज किसी भी ड्रग का अगर ज्यादा होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, वाइस वर्सा। अगर पार्टिकल साइज कम है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी छोटा पार्टिकल है ड्रग का, तो वो अगर उसका साइज कम होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है फ्रेंड्स डिसइंटीग्रेशन। तो जो डिसइंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन का। मतलब जो ड्रग जितनी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगी उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन भी हमारे एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ड्रग डिसॉल्व जल्दी होगी तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम कोई ड्रग ओरली दे रहे हैं तो वो क्या डिसॉल्व होनी चाहिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में, तभी तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और अगर सबक्यूटेनियस रूट की बात करें या इंट्रामस्कुलर रूट की बात करें तो उसमें जो ड्रग है उसको टिश्यू जो फ्लूइड्स हैं उसमें डिसॉल्व होना पड़ेगा, तभी उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। और हमें पता है फ्रेंड, जैसे जो एक लिक्विड ड्रग है और एक सॉलिड ड्रग है, तो जो लिक्विड वाली ड्रग का है उसका डिसोल्यूशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो सॉलिड वाली ड्रग है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फॉर्मुलेशन। तो जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमें ऐसी बनानी चाहिए कि उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो, मतलब रैपिड हो। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है लिपिड सॉल्युबिलिटी। सो फ्रेंड्स, हमें पता है लिपिड सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्जॉर्प्शन। अगर कोई भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर कर जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी इजीली। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है एज कम्पेयर टू लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्प्शन के। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है पीएच एंड आयोनाइजेशन। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
तो फ्रेंड्स देखते हैं पीएच और आयनाइजेशन कैसे अफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन को। तो जो आयनाइज ड्रग्स होती हैं वो पूरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं, मतलब वो ड्रग्स जो आयंस में ब्रोक डाउन हो जाती हैं वो पूरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं, और जो अनआयनाइज ड्रग होती हैं वो वेल एब्जॉर्ब्ड होती हैं। क्योंकि अनआयनाइज ड्रग क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल होती हैं, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी है तो वो ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, मोस्ट ड्रग्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एग्जिस्ट इन बोथ आयनाइज एंड अनआयनाइज फॉर्म। तो जितनी भी मोस्टली ड्रग्स होती हैं ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब या तो वीक एसिड होंगी वो ड्रग्स या वीक बेस होंगी। तो वो क्या है, आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करती है। लेकिन फ्रेंड्स उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब कितनी ड्रग आयनाइज होगी वो डिपेंड करता है उसकी पीएच पे। मतलब पीएच जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कितनी पीएच है उस पर डिपेंड करता है कि उस ड्रग का कितना आयनाइजेशन होगा। तो फ्रेंड्स ये एक हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन है। ये इक्वेशन होती है आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, कि वीक एसिड या वीक बेस का कितना आयनाइजेशन हो रहा है वो ये इक्वेशन हमें एक्सप्लेन करती है। ये क्या होती है, पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ ए एनायन अपॉन वीक एसिड। तो फ्रेंड्स ये इस इक्वेशन से आई है। ये हमारा कोई भी अनडिसोसिएटेड एसिड है, तो वो जब कोई भी एसिडिक या बेसिक इन्वायरमेंट वो डिपेंड करता है पीएच पे, तो वो किस में ब्रोक हो जाएगा, एच आयन प्लस ए नेगेटिव एनायन में। तो जो हेजलबैक हेंडरसन इक्वेशन क्या कहती है, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ ए आयन अपॉन अनडिसोसिएटेड एसिड या जो वीक बेस होगा उसकी इक्वल होगा। और फ्रेंड्स इस इक्वेशन में पीके क्या होता है, पीके इक्वल्स टू पीएच एट विच ए ड्रग इज 50% आयनाइज एंड 50% नॉन आयनाइज। इसका मतलब है कि पीके वो पीएच होती है जिस पे ड्रग 50% आयनाइज फॉर्म में होगी और 50% नॉन आयनाइज फॉर्म में। कैसे, जब ये वाला रेशो हमारा ए एनायन और जो अनडिसोसिएटेड हमारा एसिड या बेस है वो इक्वल्स टू होगा 1 के। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे फ्रेंड्स, 1 की इक्वल होंगे, तो क्या होगा, log 1 क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो पीएच किसकी इक्वल हो जाएगा, पीके के। तो ये कब होगा 1 की इक्वल, जब हमारा जो ए आयन प्रोड्यूस हुआ है वो भी 50% प्रोडक्ट बन गया हो और जो हमारा अनडिसोसिएटेड आयन है वो भी 50% प्रेजेंट हो अभी, मतलब हमारा सबस्ट्रेट भी 50% बचा हो और जो हमारा प्रोडक्ट है वो 50% बन चुका हो। तो जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तभी ये 1 आएगा। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो log 1 होता है 0, तो हमारी जो पीएच है वो पीके के इक्वल आ जाएगी। तो पीके को हम एक्सप्लेन करेंगे, वो पीएच जब ड्रग 50% तो आयनाइज फॉर्म में है और 50% अनआयनाइज फॉर्म मतलब नॉन डिसोसिएटेड फॉर्म में। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, एस्पिरिन की पीके वैल्यू पूछते हैं कई बार। एस्पिरिन की पीके वैल्यू होती है 3.5, मतलब जब 3.5 पीएच पे एस्पिरिन 50% आयनाइज फॉर्म में रहेगी और 50% नॉन आयनाइज फॉर्म में, तो एस्पिरिन क्या है, एक एसिडिक ड्रग हो जाएगी क्योंकि इसकी पीएच क्या है 7 से कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, एसिडिक ड्रग्स रिमेन अनआयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक एंड आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। तो सिंपल सी बात है, एसिडिक ड्रग है तो वो एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज रहेगी तो वहां से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि अनआयनाइज ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब होती है। सेम जैसे बेसिक ड्रग है, तो बेसिक ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी बेसिक मीडियम में, तो वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगी इजीली। एसिडिक ड्रग जैसे एस्पिरिन है और बारबिचुरेट्स है, तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं स्टमक से एज कम्पेयर टू इंटेस्टाइन। और बेसिक ड्रग जैसे पैथिडीन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं एज कम्पेयर टू स्टमक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर हाईली आयनाइज्ड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए पोरली एब्जॉर्ब। हाईली आयनाइज हो जाएंगे तो वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बन जाएंगे। अब वाटर सॉल्युबल बन गए तो हमें तो लिपिड के अक्रॉस उसका मूवमेंट कराना है, तो वाटर सॉल्युबल बन गए इसलिए वो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो पुअर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हिपेरिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये जो ड्रग्स है इनको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते क्योंकि ये हाई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस है, तो क्या है ये हाईली आयनाइज हो जाते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है।
इसलिए इन ड्रग्स के लिए हम दूसरे रूट्स को यूज करते हैं। पीएच एंड आयनाइजेशन के बाद फ्रेंड्स 7th है प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स। तो जो दूसरी ड्रग्स की प्रेजेंस है वो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा भी सकती है या बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज भी कर सकती है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स जीआई मोटेलिटी। सो फ्रेंड्स जीआई मोटेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्जॉर्प्शन के। अगर जीआई मोटेलिटी मतलब पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होता है जीआईटी का, अगर वो फास्ट है तो वो जल्दी से ड्रग पास हो जाएगी बिना प्रॉपरली एब्जॉर्ब हुए, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। वहीं जीआई मोटेलिटी कम है तो ड्रग को ज्यादा टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब होने के लिए, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद 9th है फ्रेंड्स प्रेजेंस ऑफ फूड। ये भी फ्रेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। क्यों? 3 मेन फैक्टर है। क्या करता है फूड? क्या करता है? डिले करता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को। सेकेंड है ये डाइल्यूट करता है ड्रग को, और तीसरा एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। तो इसी वजह से जो प्रेजेंस ऑफ फूड है वो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है डिजीजेस ऑफ जीआईटी, मतलब जीआईटी में या गट में कोई डिजीजेस हैं, जैसे माल एब्जॉर्प्शन है या एक्लोराइड्रिया है, मतलब HCl सीक्रेट ही नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन डिजीजेस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स वेस्कुलैरिटी। तो वेस्कुलैरिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्जॉर्प्शन के। अगर ब्लड फ्लो उस जगह पे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना है वहां पे ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। ये भी एब्जॉर्प्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रेंड्स अगर एब्जॉर्प्शन उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, मतलब ड्रग डिग्रेड हो जाएगी जीआई ट्रैक में, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन या जो इंसुलिन के जो ड्रग्स हैं, अगर उन्हें हम जीआईटी रूट से देते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वो एक्शन नहीं कर पाती। तो मेटाबॉलिज्म के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है एरिया, मतलब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्जॉर्प्शन के। जितना एरिया ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ज्यादातर ड्रग क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है अच्छे से, क्योंकि वहां पे एरिया बढ़ जाता है। सो फ्रेंड जैसा कि हमें पता है जो एब्जॉर्प्शन है वो सिग्निफिकेंट होता है ओरल रूट के केसेस में और अदर रूट्स में, एक्सेप्ट इंट्रावेनस रूट के। तो अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ओरल रूट डिटेल में। सो फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ओरल रूट में हमने बाकी चीजें तो देख ली कि एसिडिक ड्रग है तो वो स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, बेसिक है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। लेकिन वो ड्रग जब एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती हैं तो उससे पहले उन ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो हम डिटेल में अब पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास इफेक्ट। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं या फर्स्ट पास इफेक्ट भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए ड्रग It is the metabolism of a drug during its passage from site of absorption to systemic circulation. तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से जहाँ पे वो ड्रग एब्जॉर्ब हुई, फॉर एग्जाम्पल स्टमक से एब्जॉर्ब हुई, एस्पिरिन है वो स्टमक से एब्जॉर्ब हुई, तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो गया स्टमक। स्टमक से जब वो ड्रग ब्लड में जाती है या सर्कुलेशन में जाती है तो उस टाइम पे उस ड्रग का क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है। उस मेटाबॉलिज्म को ही बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग है हमने वो ओरल रूट से एडमिनिस्टर की, उस ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन थी 100 mg। तो क्या होता है जब वो ड्रग एब्जॉर्ब हो गई पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब होके आ गई, अब पोर्टल वेन के थ्रू वो ड्रग क्या होती है लीवर में पहुंचती है, तो उस लीवर में क्या होता है फर्स्ट पास इफेक्ट या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है उस ड्रग का। क्या होता है उसमें ड्रग का जो कुछ पार्ट है ना वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो 100 mg जो ड्रग की डोज थी उसमें से 40 mg क्या हो गया मेटाबोलाइज हो गया। अब 40% मेटाबोलाइज हो गया तो अब कितनी बची 60 mg ड्रग बची। तो अब ये 60 mg ड्रग क्या करेगी इंफीरियर वेना केवा में जाएगी ब्लड के थ्रू और फिर हार्ट में पहुंचेगी। तो हार्ट में कितनी कंसंट्रेशन पहुंची ड्रग की 60 mg और हमने दी कितनी थी ओरिजिनली 100 mg। तो जो ये 40 mg जो ड्रग मेटाबोलाइज हुई है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हुई उस टाइम पे जो 40 mg ड्रग जो मेटाबोलाइज हो गई उसे बोलते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं हम ओरल रूट का, क्योंकि हमें पहुंचानी थी हमारे सर्कुलेशन में
100 mg, लेकिन पहुंच कितनी रही है 60 mg। हार्ट से फिर वो बाकी जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे वो ड्रग पहुंच जाती है। तो यही एक इस रूट का, ओरल रूट का डिसएडवांटेज है कि इसमें जो ड्रग्स हम देते हैं वो अंडरगो होती हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के। तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, वो क्या कर देता है, बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी ड्रग अवेलेबल है एक्शन के लिए। तो ये क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बायो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी होनी कितनी चाहिए थी 100 mg, लेकिन है कितनी 60 mg। तो फ्रेंड्स, इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का कॉज है एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, जिसे आपने फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वह एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाती हैं। तो ब्लड से डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में जाने से पहले पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाती हैं। तो इसलिए वहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है कुछ एक्सटेंट में। इसी वजह से उन ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ सम ड्रग। तो जो एक्सटेंट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का डिफर फ्रॉम ड्रग टू ड्रग एंड अमंग इंडिविजुअल। तो जो एक्सटेंट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का, वो ड्रग टू ड्रग डिफर करता है। कुछ ड्रग में लो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और कुछ ड्रग्स का हाई होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो वो ड्रग्स जिनका लो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उनके एग्जाम्पल है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, और सेकेंड है पिंडालोल जो हाइपरटेंशन के पेशेंट यूज करते हैं। और जिसमें इंटरमीडिएट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे एस्पिरिन है और क्विनिडीन जो मलेरिया में लेते हैं। एस्पिरिन एक एनसेड ड्रग है, तो हम इन सबको ओरल रूट से दे सकते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम है या इंटरमीडिएट है। और आगे है ओरल ड्रग्स हैविंग हाई फर्स्ट पास इफेक्ट। अब कुछ ड्रग हैं जिनका हाई फर्स्ट पास इफेक्ट है, तो उन ड्रग्स के साथ हम क्या करें, तो जो ऐसी ड्रग्स हैं उनके साथ 2 मेथड्स अपन देख सकते हैं। या तो नॉट गिवन ओरली, या तो हम उन्हें ओरली नहीं दें, उनका रूट ही चेंज कर दे, या सेकंड क्या कर सकते हैं, उनको हाई ओरल डोज में दें। तो जिन भी ड्रग्स का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या हाई फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, उन ड्रग को या तो हम किसी दूसरे रूट से ही दें ओरल रूट के अलावा, या क्या कर सकते हैं, उनको पहले ही ओरल डोज में ही हाई डोज दे, तो उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद जितनी डिजायर्ड डोज है वो पहुंच जाएगी साइट ऑफ एक्शन पे। सो वो ड्रग्स जिन्हें हम ओरली नहीं दे सकते, जिनका हमें रूट ही चेंज करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट है लिग्नोकेन, जो एक लोकल एनेस्थीसिया है जिसे डेंटिस्ट्री में हम बहुत वाइडली यूज करते हैं, इसे हम ओरली नहीं दे सकते। दूसरा है फेंटेनाइल, जो कि एक ओपियोइड है, इसे भी नहीं दे सकते। कुछ नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं जिन्हें हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। लेकिन कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिसमें क्या होता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है, तो उन्हें हम ओरल रूट से दे सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल स्टेरॉइड्स हैं उन्हें हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। सेकेंड है कौन सी ड्रग है जिनकी हम हाई ओरल डोज दे सकते हैं, तो प्रोप्रेनोल, मॉर्फिन, साल्ब्यूटामोल और नाइट्रेट्स। तो क्या कर सकते हैं, इन ड्रग्स की हम हाई ओरल डोज देंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी इजीली और उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। लेकिन हमने पहले उसकी हाई डोज दी है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मेटाबोलाइज होने के बाद भी जो डिजायर्ड डोज है वो जो हमारी साइट ऑफ एक्शन में वो पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम पेरेंट्रल रूट में फर्स्ट है आईवी रूट। तो आईवी रूट में तो एब्जॉर्प्शन का कोई इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं, क्योंकि ड्रग कहाँ जा रही है, डायरेक्टली सर्कुलेशन में। उसके बाद सेकंड है इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट में क्या होता है, जो ड्रग है ना वो डिजोल्व होती है टिश्यू फ्लूइड में और उसके बाद एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस रूट। इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन है ना वो स्लो होता है, लेकिन जो रेट है ना एब्जॉर्प्शन का वो स्टीडी होता है। स्टीडी, तो जो सबक्यूटेनियस रूट से जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टीडी होता है पर स्लो होता है। इंट्रामस्कुलर में फास्ट होता है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो मसल है उसकी वेस्कुलैरिटी ज्यादा होती है, तो वेस्कुलैरिटी ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट है इनहेल ड्रग। तो इसका भी रैपिडली एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है कहाँ से हो रहा है, पल्मोनरी एपिथेलियम से, और जनरली इनहेलेशनल रूट से हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट जो कि एब्जॉर्प्शन है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बायो अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।